Order, order. Hello and welcome to Reporters Without Order. This is the podcast where we discuss what made news, what didn't, and something that absolutely shouldn't have. And today, joining me in the studio is Sunil Kashyap, an independent journalist. And the other journalist who's joining us on through Zoom is Jatinder Kaur Tur. Hi, Jatinder. She's also Hi, Sumitra. And she's also an independent journalist and who writes for The Caravan. Both of you write for The Caravan, and it's a pleasure and it's a pleasure and a privilege that both of you agreed to come on this podcast. And Thank you. So in the run-up to the Lok Sabha elections, both of them have done very important stories. Sunil has done 4 stories from UP. One is deep dive into EBC voters. It was also Caravan cover story. The second is about alleged violence by Muslim voters in Sambhal. And there were 2 other very important and interesting stories, which were like ground reports on BJP workers from 2 Lok Sabha constituencies, which are Unnao and Bareilly. And Jatinder has done another in-depth story on Amritpal Singh, like who are the people behind Amritpal Singh's campaign. So we are going to talk about both of their stories, but हम शुरुआत सुनील से करेंगे पहले. And सुनील, अभी तक सब चीड़फाड़ हो चुकी है यूपी को लेके, और मुझे याद है जब इलेक्शंस 4 जून को अनाउंस होने वाले थे, रिजल्ट्स आने वाले थे, उससे 1 हफ्ता पहले जब हम प्रेस क्लब में मिले थे, आप थे जिन्होंने मुझे एकदम कॉन्फिडेंटली बोला था 50 सीट्स फॉर इंडिया ब्लॉक. एंड उस वक्त मैं शॉक थी. मतलब मैंने क्योंकि सिर्फ वेस्टर्न यूपी ट्रैवल किया था तो लग रहा था कि कुछ गड़बड़ चीज़ें चल रही हैं, बट यू वर लाइक यू वर लाइक वन ऑफ द वेरी फ्यू जर्नलिस्ट वर वेरी कॉन्फिडेंट कि 50 फॉर इंडिया ब्लॉक एंड द गेम इज़ गोना चेंज, ऐसा था. तो काफ़ी चीज़ें चीड़फाड़ हो चुकी है. क्या काम किया अखिलेश के लिए, क्या काम किया कांग्रेस के लिए, क्या काम नहीं किया बीजेपी के लिए. बट आज भी आपको ऐसा क्या लगता है कि जो चीज़ें जो डिस्कस नहीं हुई हैं? एक तो जो डिस्कशन नहीं हुआ है वो अखिलेश के पीडीए पे पूरी तरह डिस्कशन नहीं हुआ कि आखिरकार अखिलेश का पीडीए था क्या. देखिए, अगर आप यूपी को देखना और समझना चाहेंगे तो यूपी को आपको समझना पड़ेगा कि कांचीराम ने बहुत काम किया है और बहुजन मूवमेंट में कांचीराम ने काम किया. और बहुजन मूवमेंट में जब कांचीराम बात करते थे तो वो कहते थे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लेके वो बात करते थे. उसी को जो है अखिलेश यादव ने पीडीए किया. और ये एक तरह से इस तरह से आप समझिए कि एक जो है सोशल सिचुएशन, सोशल कैलकुलेशन और सोशल रिप्रेजेंटेशन का सवाल था कि वहाँ की जो सामाजिक परिस्थिति कैसी है और वहाँ के जो जातीय नंबर कैसे हैं और उसके बाद में उनकी जो है प्रतिनिधित्व कैसा है, किस तरीके का. उसी का इम्प्लीमेंट जो है अखिलेश यादव ने इस पूरे इलेक्शन में किया, जिससे कि ये भारी जीत हमें उनकी दिखती है, जो कि अब तक की सपा की ऐतिहासिक जीत है. अब तक उतनी बड़ी जीत नहीं आई है. तो सवाल ये है कि अखिलेश यादव ये सपा में ना 2004 में भी उसकी वैसी ही जीत हुई थी. तब उसके नंबर 35 थे. तब भी उन्होंने एक सोशल इक्वेशन बनाया था. तब उनके सोशल इक्वेशन में जो है ठाकुर थे, मुस्लिम थे, पासी थे और यादव थे. अब क्या हुआ कि 2004 के बाद से उनके यहाँ से ठाकुर अब पूरी तरह जा चुके थे. 2004-12 की सरकार तक वो लोग थे, लेकिन जब 12 की सरकार के बाद जब ये 2014 में मोदी वेव आता है और उसके बाद में ठाकुर पूरी तरह चला जाता है. अब अखिलेश यादव अपने नए वोटर तलाश रहा था कि उसको किन समाजों के नए वोटर मिल सकते हैं. तो उसको सबसे पहले जो वोटर मिला उसमें वो मिले गडरिया. उसने गडरिया को अपनी पार्टी का श्यामपाल जी को जो है अध्यक्ष बनाया, यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, वो उसके पास आए. दूसरा वोटर उनके पास थे कुशवाहा, जो सपा के पास कभी नहीं रहे और इवन यूपी में उनका नंबर 6 से 7% है. उनको 6 टिकट उन्होंने इस बार दी, जिसमें से 3 लोग जीत के आए और 2 लोग हारे हैं. तो वो 2000 के अंतर से हारे हैं, तो वो बहुत छोटे मार्जिन की हार है. तो वो दूसरा वोटर वो लेकर आए, जो कि पहले बसपा का वोटर था. और जब केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया था तो उसके बाद उनको लगा कि हम अपना चीफ मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं, तो फिर वो भाजपा के साथ गया था वो वोटर, ये 2017 के पहले. तो उस वोटर को अखिलेश यादव अपने यहाँ जोड़ने में कामयाब है. और फिर तीसरा वोटर वो लेके आए कुर्मी को. तो उनका जो पहला इक्वेशन था ठाकुर, मुस्लिम, पासी, यादव, अब क्या हुआ कि अब कुशवाहा, कुर्मी, पाल, यादव, मुस्लिम और निषाद, इसको बनाने में वो सफल रहे और इसी सोशल कैलकुलेशन ने उनको जो है चुनाव
जितवाया। जो और यही इनका पीडीए था कि जो वो बार बार कहते कि एनडीए से पीडीए लड़ेगा, कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक लड़ेगा। तो उनका जो था, और एक और भी चीज़ थी इसमें कि उनका 2004 का में जो पासी था वो भी 2014 में चला गया था, वो पासी भी उनका फिर लौट के आया। और ये हम देखते हैं कि फैजाबाद में, अयोध्या में जो है वो बड़ी विक्ट्री के तौर पे हमें दिखता है कि वहाँ पे अवधेश प्रसाद जी जो है पासी क्यों चला गया था और क्यों लौट के आया? 2014 का देखिए वो बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी थी। दूसरा 2014 में हम इसलिए भी देखते हैं कि 2013 के अगस्त सितंबर में यूपी में दंगे हो चुके थे, और उसका प्रभाव था कि अखिलेश यादव उस समय चीफ मिनिस्टर थे और वो बहुत संभाल नहीं पाए थे। और वो एक बहुत अलग तरह की ज़मीन हो चुकी थी उत्तर प्रदेश की, जिसमें बीजेपी कामयाब हुई थी। और ये भी बात थी कि आप देखिएगा जब भी अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार बनी है जब तो यूपी में वो 40 से 50 नंबर लेके आए हैं, और बीजेपी जब भी यूपी कम की है तो वो कभी अपनी सरकार नहीं बना पाई है। तो इस बात को लेके हमें कॉन्शियस थे, मतलब 14 इलेक्शन से पहले मोदी जी बहुत कॉन्शियस थे कि यूपी से आपको लेके आना है। तो उसको पूरी तरीके से उन्होंने काम किया, और एक मूवमेंट यूपी के अंदर में उस टाइम पे चला, गैर यादव, गैर जाट और गैर जाटव मूवमेंट जो चला, कि बसपा को लेके एक मूवमेंट चला, सपा को लेके एक मूवमेंट चला, और इधर लोकदल को लेके जो है वेस्ट यूपी में एक मूवमेंट चला, और यहाँ पे जो है दंगे भी हो चुके थे। तो 2014 में यूपी में हमें इन चीज़ों का असर बहुत दिखता है, और 14 ही नहीं, मतलब फिर ये 17 भी दिखता है, ये 19 भी दिखता है। आप देखिए कि जब अखिलेश यादव कई बार सदन में पूछते कि एक रूमर चलाया गया कि 56 एसडीएम यादव कास्ट के हो गए, या यादव भी हमेशा फौज इसमें पुलिस में मिलते हैं, हर थाने के एसएचओ जो है यादव है, क्योंकि इन सारी जातियों की जो अति पिछड़ी या पिछड़ी जाति है, इनकी पहली प्रॉब्लम होती है कि इनको थानों से रूबरू होना होता है। तो जब वो दिखता है उन्हें भी लगता है अच्छा ये बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, तो उस वजह से उस नाराजगी में वो वोट उस तरफ शिफ्ट हुआ था, जिसका फायदा बीजेपी को बहुत मिला। और क्या काम किया? एक तो ये कास्ट इक्वेशंस थे, और क्या जो जिसके बारे में हम बात नहीं कर पाए। शुरुआत में क्या कि 2013 से ये 23 से आप चीज़ें थोड़ा समझिए कि पहली बार ना जनवरी में कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई अखिलेश यादव ने अपने कार्यालय में। यहाँ से वो एक चीज़ शुरू कर रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर से वो शुरू कर रहे हैं अपने कार्यालय में, जो पिछड़े आइकॉन हैं उनकी जो है जयंतियाँ मनाना शुरू कर रहे हैं। उसके बाद में आप पाएंगे तो अम्बेडकर की, ज्योतिबा फुल्ले की, इवन जब उन्होंने सोनेलाल पटेल की जयंती मनाई कार्यालय में अपने, एक बड़ा कार्यक्रम किया जिसमें कि कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल शामिल थे, वो भी उसमें उस कार्यक्रम को करा रहे थे। तो वहीं पे ये बात पीडीए की निकल के आई, जो पीडीए का नारा था, जो पीडीए आया निकल के, वो उसी में आया निकल के, कि जब वो सोनेलाल की जयंती मना रहे थे। उसके बाद में इन्होंने गोरखपुर में एक बड़ा सम्मेलन फिर कर्पूरी जी की सबसे लास्ट में जयंती पे ही किया। गोरखपुर में जो नाई समाज की इन्होंने बहुत बड़ी मीटिंग की, जिसमें लाखों नाई समाज के लोग जुटे थे। उसके बाद उन्होंने उससे पहले जो है अहिल्याबाई होलकर की जयंती पे कानपुर में एक बड़ी रैली की थी, जो कि गडरियों की रैली थी, जिसको लोगों ने उस समय ऑब्जर्व ही नहीं किया। और उससे पहले इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट करके जो है इन्होंने कुशवाहों की भी रैली की थी। अच्छा, ये चीज़ें वो कर रहे थे। और उसके बाद में आप पूरा पाएंगे कि अखिलेश यादव ने क्या किया कि अपनी पार्टी के अंदर में प्रशिक्षण शिविर शुरू किया। अच्छा, और ये प्रशिक्षण शिविर जो है फरवरी से उन्होंने शुरू किए थे, और पूरे साल उनका दिसंबर तक प्रशिक्षण शिविर हुआ है, कि वो हर जिले में प्रशिक्षण शिविर वो कर रहे थे पार्टी के अंदर में। पीडीए साइकिल यात्रा उन्होंने निकलवाई, जो कि उनकी जो पिछड़ा प्रकोष्ठ है पार्टी का, उसके अंदर जो है सारे के सारे जिलों में सारे विधायकों ने और जिले के पदाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में पीडीए यात्रा निकाली। जब ये नारा आ गया पीडीए का, उसके बाद में सारे जिलों में वो पीडीए यात्रा, और अखिलेश यादव ने खुद लखनऊ में साइकिल रैली की पीडीए की। तो ये सारा का सारा चल रहा था। और इन्होंने क्या हुआ कि इनसे एक थोड़ी चूक हुई थी ये 6 दिसंबर को, जब 2022 में, कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि बाबा साहब की दीपावली को जिसको जो है परिनिर्वाण दिवस को हम जो है अम्बेडकर दीपावली के रूप में, दलित दीपावली के रूप में मनाए। तो उस समय ट्विटर पे बड़ा ट्रेंड हुआ कि अखिलेश दलित विरोधी है और वो सारी चीज़ें। तो इन्होंने उस दिन घोषणा की कि हम अपनी पार्टी के अंदर बाबा साहब वाहिनी बनाएंगे। और इन्होंने फिर वो मार्च अप्रैल में 14 अप्रैल को फिर वो बाबा साहब वाहिनी बनाई। और उसके बाद उसके तहत बाबा साहब वाहिनी के साथ दलितों के बीच में उसी के तहत जो है इन्होंने काम किया। और जगह जगह उसकी भी जिले वाइज मीटिंगें हुई हैं और वो सभाएं हुई हैं।
जो कि मतलब जो ये काम हो रहे थे शायद मुझे लग रहा है कि मीडिया के कवरेज से बाहर ही रहे, बहुत बाहर थे, मतलब तभी शायद इतना शॉक लगा मीडिया को कि ये सारी की सारी चीज़ें हो नहीं रही थी। तो लोगों को ये था कि हम छोटी छोटी चीज़ें जो ग्राउंड पे चल रही थी यूपी के अंदर वो हम देख नहीं पा रहे थे वहाँ पे। इसी वजह से हम लोग इतना समझ नहीं पाए और अंडर एस्टिमेट भी कर रहे थे कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक को। वो तो था ही, मतलब वो चीज़ें इसलिए भी थी क्योंकि देखिए परसेप्शन की पॉलिटिक्स में हमेशा बीजेपी जीत जाती थी कि वो दिल्ली में बैठे हुए लोगों पे ये उसका ना बड़ा भारी हो जाता था कि पत्रकारों पे भी। तो कई बार हमें लग रहा था कि वो, क्योंकि यूपी में घूमने के बाद में दिख रहा था कि इंडिया अलायंस बहुत बेटर करने जा रहा है। बिल्कुल। और जब हम ये बात दिल्ली में आके करते थे तो लोगों को डर लगता था इस बात को कहने में कि क्योंकि वो इतनी बार झूठे हो चुके थे तो एक बार झूठे और नहीं होना चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल, कि इस बार वो झूठे ना हो जाए। मुझे याद है आप बता रहे 2019 से सब इतने डरे हुए थे कि मतलब वो हर बार ही डरे हुए थे क्योंकि ये लगता था कि नहीं बीजेपी में तो ताकत है कि वो चुनाव किसी भी तरीके से निकाल सकती है, जबकि वहाँ पे योगी आदित्यनाथ है, बुलडोजर कानून है और इतनी सारी चीजें हैं और यादवों के खिलाफ में बहुत और तमाम लोगों के खिलाफ बड़ा गुस्सा रहा है। हालांकि बीजेपी इसमें कई जगह चूक करती गई, जैसे बीजेपी ने सबसे पहली चूक उसकी लोकदल को अपने साथ लेना था। उसको आप चूक क्यों मानते हैं? उसको चूक ये मानता हूँ कि क्योंकि जो वोटर उनके पास वेस्ट यूपी में लोकदल की वजह से आया था, कि लोकदल के खिलाफ में आया था, उस वोटर को उन्होंने नाराज कर दिया जो कि उसे मजबूत कर रहा था। पहली बात तो लोकदल को जो उन्होंने 2 सीटें दी, 19 में 1 सीट उनकी थी, 1 सीट वो बसपा की थी, तो वो वैसे भी वो सीट वैसी नहीं थी। लेकिन क्योंकि आपने 400 पार का नारा दे दिया, वो प्रेशर है आपके ऊपर, पार्टी के ऊपर प्रेशर है कि आपको अब वो ना रिजल्ट में तब्दील करना है, तो आप ये सोच रहे थे कि थोड़ा थोड़ा इस चीज़ों को जोड़ के ना वो इसको हम ले आते हैं। हालांकि मैं आपसे एक बार पहले बात किया था, मैं इसको एक्टिडो पॉलिटिक्स कहता हूँ। आप बता रहे थे कि मुझे। ये वो एक्टिडो पॉलिटिक्स है कि बीजेपी ने क्या किया कि एक तो तमाम पार्टियों के संगठनों को उसने वैसे ही तोड़ा है। इवन अखिलेश यादव के यहाँ से जितने भी उसके फॉरवर्ड लीडर थे या विधायक थे, उसमें से 6 लीडर जो है बीजेपी आए, जो ठाकुर और ब्राह्मण थे, और उन्होंने जो है बीजेपी का प्रचार किया इस इलेक्शन में। वो विधायक समाजवादी पार्टी के सिंबल के थे। तो ये वो पूरा का पूरा था कि दूसरों की ताकत को अपनी ताकत बना के और उस ताकत को इस्तेमाल करके जीतना। लेकिन इससे हुआ क्या है कि इससे बीजेपी का नुकसान हुआ, क्योंकि जितना अपर कास्ट बीजेपी की तरफ जा रहा था, तो सोशल इक्वेशन वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ कि सोशल इक्वेशन, सोशल कैलकुलेशन कहती है कि दलितों और पिछड़ों का नंबर ज़्यादा है। तो उनको ये लग रहा था कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है कि ये जो जा रहा है तो उसको अखिलेश को बेनिफिट कर रहा था और पिछड़ों में लामबंदी आ रही थी। दूसरा, अखिलेश के साथ में जहाँ जहाँ इन्होंने वो सारी चीज़ें शुरू की, जैसे कि इन्होंने वो गया कन्नौज में एक मंदिर गए दोनों, डिम्पल यादव और ये गए, और उन्होंने वो मंदिर को धुल दिया। तो इसके बाद पिछड़ों में संदेश जाना शुरू किया कि मतलब देखिए तो मतलब ये चीज़, ये तो जो चाह रहे कि इस तरीके की, जो इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं हो रही थी, या काशी विश्वनाथ भी जा रहा था तो वो हो रहा था। और ये चीज़ें तब भी हुई थी जब 17 में अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर, मतलब समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई थी और योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री, और उनके कार्यालय को जो है धुलवाया गया। तो इस बात से उनको धक्का लगा, और अखिलेश यादव कई जगह मेंशन भी करते हैं कि मुझे पहली बार लगा कि मैं बैकवर्ड हूँ, उससे पहले मुझे ये चीज़ नहीं लगती थी, मतलब जो है। तो वो चीज़ें जो हो रही थी और ये सारी की सारी चीज़ें हो रही थी। यह एक चीज़ और हम देखें कि बसपा का भी जो रवैया रहा है, मतलब चीज़ों को लेके, सपा को लेके, क्योंकि 19 में सपा ने उसके साथ अलाई तो किया था, लेकिन खुद मायावती अलाई को तोड़ के जाती है, तो लोगों को, वोटर को लगता है कि नहीं, अखिलेश की इसमें बहुत गलतियाँ नहीं थी जितनी मायावती की थी। एक तो वो बाहर निकलती नहीं, लेकिन उसके बाद में जो दूसरा होप पार्टी के अंदर उस तरह का आ नहीं रहा था। इस बार भी लोग काफी ग्राउंड पे बोल रहे थे कि मायावती इंडिया अलायंस के साथ क्यों नहीं आई। देखिए, जो वोटर था वो एक तरीके से ये भी बोला था उन पे प्रेशर है, बट वो एक तरीके से ये भी बोल रहा था कि ऐसे तो जेल में अरविंद केजरीवाल भी गए हैं। हाँ, वो तो खैर पार्टी का फैसला है उनका कि वो पार्टी में मतलब वो किसके साथ रहेंगी, किसके साथ नहीं रहेंगी। लेकिन अक्सर उनका देखा गया है कि एक तो पहली चीज़ है कि वो ना हाथ बढ़ा के किसी से बात नहीं करती। कोई अब उनके पास जाए बात करे, क्योंकि हमने कभी ये नहीं देखा कि बसपा अलाई के लिए किसी से बातचीत शुरू करती हो। ऐसा बसपा ने कभी, उनका नेचर नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें कभी रही नहीं। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि बहन जी जिस मूवमेंट से आई है, जिस तरह से निकल के आई है, जिस लोकेशन से वो आई है, वो इसकी एक वजह हो सकती है। सो सब
बट इन सब चीज़ों के अंदर एक चीज़ है सुनील, जो आपके स्टोरीज़ ने सबसे अलग पॉइंट आउट किया था, वो है आपने जो एक स्टोरी की बीजेपी वर्कर्स के ऊपर उन्नाव से और बरेली से, और आपने पॉइंट आउट किया कि ये जो लो वोटर टर्नआउट है वो बीजेपी के अगेंस्ट जा रहा है, जबकि हम हिस्टोरिकली देखते हैं इलेक्शंस में, इंडियन इलेक्शंस में जब भी लो वोटर टर्नआउट हुआ है वो हमेशा बीजेपी के फेवर में जाता है, क्योंकि वो एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। वो कहीं ना कहीं खींच के अपने व्यूअर्स के लिए कि वो कहीं ना कहीं खींच के लोगों को वोट डालने के लिए बाहर लेके आ ही जाती है, वही उनका कार्डर काम करता है। ये एक उल्टा ट्रेंड जो था, जो आपने सबसे पहले ऐसा पॉइंट आउट किया था, तो क्या समस्या थी इस बार बीजेपी वर्कर्स की? आपने इसको कैसे मतलब एकदम प्रीएम्प्ट किया इस चीज़ को? सबसे पहले यही कि आपने कैसे प्रीएम्प्ट किया? मैं जब वेस्ट यूपी घूम रहा था तो मैं कैराना और मुजफ्फरनगर में मैं बहुत सारे बीजेपी वर्करों से मिला और मैंने पूछा कि वो क्या सोच रहे हैं और क्यों वोट नहीं कर रहे हैं। तो एक तो खैर उनकी जो पहली बात थी कि उनके ऊपर एक प्रेशर था, 400 पार वाला प्रेशर था कि मतलब वो हुआ। तो उन्होंने अक्सर उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि देखिए कि जो है अब वो 2 लोग मिलके फैसला ले लेते हैं तो जिता ले 2 लोग मिलके। वो नॉर्मल सी बात है ये कि अब उनको लगे तो वो जिता ले जाके। तो देखिए आप ना सभा कर सकते हैं, आप लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, अपनी चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन वोट तो वो नीचे का पन्ना प्रमुख ही निकाल लेगा या बूथ अध्यक्ष ही निकाल लेगा या ब्लॉक अध्यक्ष ही आपका निकाल लेगा। बिल्कुल। तो वो क्या था कि वो जो है उसको ये लग रहा था कि, और दूसरा जो दूसरी पार्टी के वर्करों को लिया गया था, जैसे बीजेपी क्या कर रही थी कि अभी लास्टली भी जो नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका के पार्षद थे उनको हजारों के नंबर में जो है उसने पार्टी ज्वाइन कराई थी। तो लोगों को ये लग रहा था कि उनका जो स्पेस है वो कोई और वर्कर आके या किसी और पार्टी का वर्कर आके लास्ट टाइम खा रहा है। जब आपको पार्टी में कुछ मिलने वाला होता है, जब पार्टी में आपके दायित्व बढ़ते हैं तो उनको लगता है ऊपर से कोई आ रहा है और ये सारी चीज़ें वो लेके चला जाएगा क्योंकि उसके पास पैसे भी है, उसके पास संसाधन है, वो ज़्यादा चल सकता है वो जो है। तो इससे बहुत नाराज़गी हुई। वो जो बीजेपी जिसको अपनी ताकत समझ रही थी वो बीजेपी की कमज़ोर हो गई कि उसका अपने जो है उस पर भरोसा ना करके, अपने वर्कर पे भरोसा ना करके वो जो दूसरे वर्करों की ज्वाइनिंग थे, और इससे भी एक प्रेशर क्रिएट करने वाला मामला था कि आप दूसरे पे ये प्रेशर क्रिएट करें कि देखिए हमारे यहाँ तो रोज इतने लोग आ रहे हैं, आज जो है शेखर सुमन ने पार्टी ज्वाइन कर ली, आज मुरली देवड़ा ने पार्टी ज्वाइन कर। तो ये जो सारी की सारी चीजें हो रही थी तो ये लोगों को प्रेशर बिल्डअप करने की थी, लेकिन वर्करों के ऊपर, बीजेपी के वर्करों के ऊपर इसका एक जो है नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा था कि वो सारे के सारे। तो और इसलिए क्या हुआ कि ये कि वो अपनी वोट तो कर रहा था, वो अपने घर में भी नहीं कह रहा था कि आप वोट जाके कराइए। वही वर्कर जो पहले 50-100 वोट निकाल लेता था, इस बार वो उस तरह से वोट नहीं निकाल रहा था, उसमें बहुत उदासीनता थी। ये भी एक रीज़न है, बट फिर भी मतलब एक चीज़ ये भी देखी जाती है, जैसे जब मैं मेरठ भी गई थी, उधर जो वर्कर्स, जो बीजेपी के कार्डर की सबसे बड़ी नाराज़गी ये थी कि अरुण गोविल को क्यों चुना गया एज अ कैंडिडेट, और वो लोग बिल्कुल खुश नहीं थे। दिल्ली के अंदर भी कुछ 1-2 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, लाइक 2019 में भी, जैसे कि अगर हम नई दिल्ली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का एग्जाम्पल ले लें, जब बीजेपी का वर्कर मीनाक्षी लेखी से 2019 में भी खुश नहीं था, फिर भी वो जाके काम करता है। मतलब वो चाहे कैंडिडेट से खुश ना हो, वो जाके काम करता है। एक तो आपने ये बताया कि ऑपोजिशन के बहुत सारे जो वर्कर्स आ रहे थे, क्या इसके अलावा भी और कोई रीज़न था? दरअसल यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में वो, फिर मैं एक बात बताता हूँ कि जो है ना, दरअसल क्या होता है कि आप जब किसी पार्टी से जुड़ते हैं तो आपको उस पार्टी से काम भी होते हैं कि आप उससे काम निकाल सकें, जिला कार्यालयों पे काम निकल सके या थानों पे आपके काम हो सके। और पता लगा कि थानेदार आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपको खड़ा ही नहीं होने दे रहा है, और आप 4 लोगों के साथ वहाँ पे गए और आप ये बेइज्जती फील कर रहे हैं कि उस पर बात नहीं हो रही, या फिर आपसे बहुत पैसे घूस के लिए जा रहे हैं। आप जिन चीज़ों से लड़के जो है बीजेपी को लेके आए थे, और आप उसी के वर्कर होने के नाते आप जो है पार्टी के एक बॉडी स्ट्रक्चर में और आपका काम नहीं हो रहा है, तो एक वर्कर को बहुत धक्का लगता है इन सारी चीज़ों से कि ये सारी की सारी चीज़ें कि हाँ। लेकिन इसमें ये थी कि उसके वर्कर की उदासीनता थी, लेकिन वैसी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी कि वो वर्कर क्या होता कि वो दूसरी पार्टी के लिए वोट करा देता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऐसा भी कहीं नहीं हुआ
कि मतलब कि अगर वो बीजेपी वो या तो बूथ गया ही नहीं, मतलब वो नाराज है, वो जो है उसकी वो नहीं है। जैसे जो 14 में हम एंटी इनकम्बेंसी देख रहे थे या 17 में हम सपा के खिलाफ में देख रहे थे कि उनके वोटर उस तरफ जाके वोट कर रहे थे, बीजेपी के वोटर ने ये तो आगे बूथ पे ही नहीं गया तो वोट ही नहीं दिया। लेकिन ये भी जो है अगर बूथ पे जाता दूसरे को वोट करता तो फिर लगता कि एंटी इनकम्बेंसी है। तो ये चीज़ें भी थी, तो पार्टी से नाराज़गी थी। और ये भी था कि इस बार इनको थोड़ा दिखा देते हैं कि ये अपने से बैठ के फैसले ले लेते हैं या हमारे काम नहीं करते हैं या नीचे के वर्कर कोई कुछ समझते नहीं है। हमारे कई लोगों ने ये तो ऑन कैमरा, ये तो और सबने ऑन कैमरा बात की। और जनरली एक परसेप्शन होता है स्पेशली दिल्ली रिपोर्टर्स के अंदर या एडिटर्स के अंदर भी कि आप बीजेपी के वर्कर से बात करने जा रहे हैं तो क्या वो ऑन कैमरा बात करेंगे, वो तो अरे सब एनोनिमस कोट्स आएंगे। लेकिन आपके स्टोरी में कोई एक भी एनोनिमस कोट नहीं थी। पहली बार एक चीज का हमें पता चल रहा था कि बीजेपी में जो नीचे का पन्ना प्रमुख था वही बूथ अध्यक्ष था। हाँ। मतलब एक ही वर्कर के पास में 10-10 पोस्ट थी। कई बार ये भी दूसरी पार्टियों को आप डरा देते थे कि आप उसका प्रेशर किस पार्टी के पास तो इतने लाख जो है पन्ना प्रमुख। हाँ, मतलब अगर हम जैसे जब मैं तो आपको चांदनी चौक का एग्जांपल दे सकती हूँ। जब मैं दिल्ली के अंदर थी तो चांदनी चौक में बीजेपी बोल रही है हमारे पास तो 8000 कार्डर है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उधर से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बोल रही है हमारे पास तो मिलके 2000 है। तो वो काफ़ी इंटिमिडेटिंग था उनके लिए। तो वो जो प्रेशर वो क्रिएट करते थे वो हमें समझ में आया ग्राउंड पे जाके कि नहीं ये एक ही आदमी है जो कि ये अनुसूचित जनजाति मोर्चा का उपाध्यक्ष भी है और ये बूथ अध्यक्ष भी है और ये पन्ना प्रमुख भी है और ये जो है कई बूथ इंचार्ज भी है। तो यही एक आदमी जिसके पास में 6 पोस्ट होल्ड कर रहा है। तो वैसे की ये एक ही आदमी को 6 जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको 6 जगह काउंट किया जा रहा है और इससे दूसरी पार्टियों के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था आपकी स्टोरी में कि मैं कोट करूंगी ये एज इट इज़। एक चीज़ और जतिंदर, मतलब ये फ्री फ्लोइंग डिस्कशन है, आप भी कभी भी पूछ सकते हो और जब जतिंदर से हम बात कर रहे हैं तो आप भी कोई भी कभी भी पिच इन कर सकता है। अगर आपको भी लगे कि कोई इंटरेस्टिंग बात है, मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो आप भी पिच इन कर दीजिए। You're very thorough. नहीं सो एक जो सब मैं आपकी स्टोरी से एज इट इज कोट करूंगी सुनील। द वर्कर्स सेड दैट दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट द सेम ओल्ड स्कीम एज इन 2014 एंड 2019। जो एक रीज़न जो वर्कर्स ने बताया कि वो जब भी अप्रोच करते हैं वोटर्स को तो ये उनको बोला जाता है, वी टॉक्ड अबाउट द सेम इशूज़ इन 2017 एंड 2022 असेंबली पोल्स ऑल्सो। तो मुझे ये थोड़ा क्यूरियोसिटी हुई इधर, वो कौन सी स्कीम्स है वो जिनको लेके जो वोटर्स के साथ भी स्ट्राइक नहीं कर रही हैं उतना? मतलब वो शुरू से लेके अब तक का आपको मतलब वही बात करते हैं कि वो जो कह रहा है कि वो स्कीम ही नहीं, वो सोशल वैल्यूज पे भी वैसी बात करते हैं कि यादव आपके साथ क्या करेगा या तमाम लोग आपके साथ क्या कहेंगे या मुसलमान आ जाएंगे ये आ जाएंगे। तो वो उस तरह की बात चीजें गवर्नमेंट की स्कीम्स है, लाइक उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास योजना, या फिर वो एक हिंदुत्व वाला पॉलिटिक्स है जिससे वो सारी बातों पर वो बात कर रहे थे कि वो सारी की सारी है। और ये भी थी कि उज्ज्वला योजना आ गई है या बिजली कनेक्शन है या जो है आपके जो बैंक अकाउंट्स खुले थे, जनधन खाते जो थे वो सारे के सारे, और ये सब तो 14 से 19 में हो गया था और फिर 17 में जो आप आए थे वो ले आए थे। तो उसके बाद वो उन्हीं सारी स्कीमों पे बात कर रहे थे। तो वो बोले कि हमारे पास नया क्या है बताने के लिए। दूसरा, हमसे कोई सवाल कर रहा है कि अब खड़ंचा नहीं बनाया, उसकी वार्ड में खड़ंजा, वो बोला कि हमारे पूरे वार्ड ने जो है ये उन्नाव में एक पूरे वार्ड ने बहिष्कार कर दिया कि वो वोट करने ही नहीं गया। और इसलिए नहीं गया क्योंकि उसका सीवर लाइन खराब है और जो है सांसद वहाँ के कभी आते नहीं, वो आते हैं तो वो 1 घंटा से ज़्यादा वहाँ पे रुकते नहीं हैं। ठीक है कि वो चुनाव जीत गए हैं, लेकिन पिछली बार उनकी विक्ट्री 5 लाख की थी, इस बार वो करीब 40,000 के आसपास आ गई है। तो ये भारी गिरावट जो आई है और समाजवादी पार्टी का वोट बहुत ज़्यादा बढ़ा है वहाँ पे, वो भी 5 लाख के पार वोट पाए। तो ये इतना लोकलाइज इलेक्शन क्या बोल सकते हैं, दिस इज़ नाउ हम थोड़ा एक कदम बढ़ा रहे हैं बैक टू नॉर्मल इंडियन इलेक्शंस, कि वो एक नेशनलिज्म वाला वेव था, एक वेव्स पे जब लड़े गए पिछले 2 इलेक्शंस। तो इसको हम या ये ओवर रीडिंग होगा थोड़ा? मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए ना, यूपी वगैरह के मामले में ना, यूपी में ना कास्ट फैक्टर ही बहुत काम करता है। जैसे कि हम जब उन्नाव, आज भी वही है, जैसे जब उन्नाव की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे साक्षी महाराज लोध कास्ट के हैं जी, और उस बिरादरी का वहाँ 4 लाख से ज्यादा वोट है। तो वो बीजेपी को पता है कि वहाँ की इक्वेशन क्या है और वो प्रत्याशी उन्होंने क्यों नहीं बदला। अगर वो बदले होते तो शायद वो चुनाव वो हार गए होते। तो वो कई आप देखेंगे ना, जो
प्रत्याशियों का चयन है ना वो वहाँ की लोकल की सीट के हिसाब से ही हो रहा है वो सारा का सारा, कि ठीक है बड़े बड़े भाषणों पे हम नहीं, बट जब लोग वोट कर रहे हैं क्या उसको हम ऐसे देख सकते हैं कि वो एक बैक टू नॉर्मल इंडियन पॉलिटिक्स, नॉर्मल इंडियन इलेक्शंस हो रही है ये इलेक्शन, ये ओवर रीडिंग है? क्योंकि बहुत ज्यादा मीडिया में कहा जा रहा है अभी तुमने देखी क्या होता है बैक टू नॉर्मल इंडिया इलेक्शन, नॉर्मल इलेक्शंस। एक चीज तो रही है विपक्ष की जो बहुत कमजोर रही है हमेशा, और आज भी वो कमजोर है, वो अपने संगठनों पे कभी काम नहीं करते। बिल्कुल। दरअसल हम इलेक्शन को दोष नहीं दे सकते, जैसे बीजेपी अभी से बहुत सारी समीक्षाएं, बहुत सारी चीजें उनकी शुरू है, अभी से वो यूपी की हार की बहुत बार बैठकें कर चुके हैं। आज ही एक एक्सप्रेस का फ्रंट पेज यही आया है कि मतलब उनकी बहुत सारी इन सब चीजों पे पूरा रिपोर्ट प्रिपेयर होने वाला है, एक्सेप्ट लखनऊ एंड वाराणसी। हाँ, तो वो उनके काम जारी है, वो अगली बार अपने देखेंगे काम से चूक हुई है, किन लोगों को हम दोबारा वापसी कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें उनकी जारी है। इधर देखिए आपने किया क्या इतने दिनों में, और संभलते संभलते अखिलेश यादव जो है 2015 में पार्टी के अध्यक्ष हो गए थे, तो उनको संभलते संभलते टाइम लगा है, 9 साल लगे हैं। तो 9 साल बाद उनको वैसी चीज़ें और उस तरह की बातचीत समझ में आ रही है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये सारा का सारा चीज़ें हैं। 2009 का इलेक्शन था, 2009 के इलेक्शन में सपा के जो है, सपा ने अपने जो है 10 ब्राह्मणों को टिकट दिया था लोकसभा में, और एक भी चुनाव जीत के नहीं आया था। तो आज वो नहीं था इस बार, नहीं मतलब उनका वोटर ही नहीं है वो कभी इनका वोटर रहा ही नहीं। कभी एक आध सीटों पे माता प्रसाद पांडे या मनोज पांडे थे तो उनके यहाँ पे जो है वो आ गए, लेकिन वो बहुत गिनी चुनी सीटें होती थी, लेकिन ओवरऑल कभी उनका वोटर नहीं रहा है ब्राह्मण। और इस बार वो जो चीज चेंज किया उन लोगों ने, हाँ इस बार उन्होंने वो इक्वेशन चेंज किया। या फिर पिछले 2004 में क्या है कि जब 4 में इलेक्शन लड़ रही थी सपा, तो 4 में सिर्फ सपा ने 7 ही यादव को टिकट दिया था, जिसमें से 5 लोग जीत के आ गए थे। फिर उसके बाद आप सारे इलेक्शन में आप पाएंगे कि 9 में, 14 में और 19 में वो हमेशा टिकट 12 से पार रहे हैं। तो जब आप वो करेंगे, और जबकि 19 में तो आप 35 ही सीट लड़ रहे थे, और आपने वहाँ पे 11 यादव चुनाव लड़ा दिए। तो और जातियों में, जैसे जो मैं कह रहा हूँ कि 2013 के में जो 14 में जो मूवमेंट शुरू हुआ गैर यादव, गैर जाट और गैर जाट के विरोध में जो है, देखिए क्या होता कि जैसे कि छोटी छोटी जो पार्टियाँ थी, जैसे सुभाषपा थी या संजय निषाद की जो पार्टी थी वो, या बाबूराम पार्क की पार्टी, उदय पार्टी, ये सारे पार्टी मिलके अपनी जातियों में तो देखिए जातीय चेतना तो बढ़ा रहे थे ना। और क्योंकि सरकार में उस समय जो है सपा थी, तो उनको लगता था कि हमारा हिस्सा, और इनसे इसलिए थोड़ी नाराजगी, क्योंकि वो भी बैकवर्ड है, ये भी बैकवर्ड है। तो आप एक ही कैटेगरी में एक जगह आते हैं, तो पता लगा कि प्रधानी की जो सीट है वो पिछड़े में आई, तो वो यादव के पास चली गई, वो जाट के पास चली गई, वो गुज्जर के पास चली गई। तो बाकी की जैसे सैनी हुआ, नाई हुआ, प्रजापति हुआ, उसको तो प्रॉब्लम हो गई यार, ये हमें ये नहीं कभी आने देंगे। तो वो जो गुस्सा फिर उसके प्रति निकलता था, तो वो स्टेट सरकार के खिलाफ में निकल जाता था। तो वो इन सरकारों के खिलाफ में उसका गुस्सा चला जाता था। ये गुस्से की बात करें, मेरा अगला एक सवाल आपसे यही था। आपकी दोनों स्टोरीज के अंदर एक जो लोकलाइज्ड इश्यूज के अगेंस्ट गुस्सा दिखा, साक्षी महाराज के प्रति गुस्सा दिख रहा था। एक में तो आपने 2014 का एक इंसिडेंट, एक वर्कर ने बोला वो सिर्फ 2 मिनट के लिए आए, एक कोट था एक बीजेपी कार्यकर्ता का कि वो साक्षी महाराज सिर्फ 2 मिनट के लिए आए। लोगों में वो गुस्सा था, उनकी एब्सेंस, जैसे आपने सीवर का बताया अभी। बट फिर भी वर्कर्स को ये लग रहा था कि लोग मोदी के नाम पे वोट डालेंगे। देखिए क्या होता है, क्या आपको वोटर्स में दिखा? मैं एक चीज़, इस चीज़ को हम कैसे देखें? इस चीज़ को आप एक तरह से देखिए, जैसे मैं एक स्कीम का जो है जिक्र करूंगा। जैसे कल ही वो स्कीम मोदी ने दोबारा जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2,000 रुपये दी। आप याद करिए 2008 में जो है कांग्रेस ने बहुत सारे किसानों के कर्ज माफ़ी की थी, और उसकी क्या शर्त थी कि आपके पास में करीब 8 बीघे खेत होना चाहिए वो लोन का। और ये जो स्कीम है जो मोदी जी मतलब ये जो दे रहे हैं किसान सम्मान निधि, जो ये भारत सरकार दे रही है, ये इसमें आपका सिर्फ फर्द में नाम होना चाहिए। आप सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में होने चाहिए कि आप हैं, आप किसान हैं। इसके लिए आपको वो नहीं कि आपके पास 2 बीघे खेत होगा, 4 बीघे खेत होगा, कि 8 बीघे खेत होगा। देखिए क्या होता है कि जो काश्तकार किसान है, जैसे कि जाट है, गुज्जर है, यादव है, कुर्मी है, ठाकुर है, भूमियार है, इवन ब्राह्मण है, इन लोगों के पास आपको थोड़ी ज़मीनें ज़्यादा मिल जाएगी। अब जैसे सैनी है, कुशवाहा है,
या पाल है या निषाद है, इनके पास में आपको पता लगे कि बोने के लिए 1 गट्ठा ही ज़मीन है, वो कभी भी उस योजना के तहत नहीं आ पाता कि वो बैंक से लोन ले लेता और उसका कर्ज कोई सरकार माफ़ कर देती। उसकी ज़मीन की हैसियत उतनी नहीं है। अब क्या है कि ये जो ज़मीन का ये जो योजना है ये ज़्यादा नीचे तक जाती है और कांग्रेस की वो योजना थोड़ी ऊपर सतह पे रहेगी। तो बीजेपी का अब दरअसल हमें लगता है कि सिलेंडर उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जिनके घरों में सिलेंडर गया है, जो महिलाएं चूल्हे पे खाना बनाते थे, तो उन्हें भी अपने घर में थोड़ी सी अच्छा फील होता है कि नहीं, हमारे घर भी गैस सिलेंडर, अगर कोई मेहमान आएगा तो हम भी 2 मिनट में चाय बना के उसको दे देंगे और हम कहेंगे कि गैस है घर में। मतलब वो एक सिंबॉलिक तौर पे, स्टेटस के तौर पे चीज़ें होती हैं। तो ये जो चीज़ें आई हैं तो इससे कनेक्शन तो बनता है कि मतलब ये जो है चीज़ें वहाँ तक आई हैं। और एक आप, मुझे याद है प्रेस क्लब में आपने एक एग्जांपल भी दिया था उसका, टॉयलेट का, जो जैसे मोदी आए सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान का, वो भी अगर आप एक बार बता दें। वो उसमें देखिए क्या था कि वो पूरा का पूरा ये काम तो सपा बसपा को करना था, इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। कांसीराम इस बात को हमेशा घूम घूम के कहते। तो जब देश में देखिए 2-3 चीज़ें एक साथ चल रही थी, एक तरफ वो जो है रथ यात्रा चल रही थी अडवाणी जी की राम मंदिर को लेके, और दूसरी चीज़ चल रही थी उसी समय बैकवर्ड आरक्षण को लेके, जो है पूरा मंडल यात्रा निकाले हुए थे कांसीराम और पूरे देश में साइकिल चला रहे थे। तो कांसीराम कहते थे इस देश में देवालय से पहले जरूरी शौचालय है। ये बात वो हमेशा कहते थे कि देवालय से जरूरी पहले शौचालय है। और इस बात को जब मतलब मोदी आते हैं, सरकार में आए, और उसके बाद में आप देखिए कि पहले वो शौचालय लेके गए लोगों के यहाँ, और फिर उसके बाद में वो देवालय लेके गए, उसके बाद वो देवालय लाए, फिर उसके, तो वो जो योजना है, तो क्योंकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा जब जिन लोगों के घरों में मतलब ज़मीन नहीं है, खेत नहीं है, वो शौचालय के लिए उनकी जो बेटियां या बहुएं बाहर जाती हैं, और उसके साथ में किसान जातियों का जो रवैया होता है, या वो आदमी भी जो जाते हैं, तो उससे उसको, क्योंकि वो आपकी रोज़ रोज़ बेइज्जती नहीं होगी, किसी एक दिन होगी, वो आपको ताउम्र लगी रहेगी। और इन सारी जातियों के लिए सम्मान का विषय बहुत बड़ा विषय रहा है। अभी आप पाएंगे कि अखिलेश यादव या मायावती जी के ट्वीट अगर आप देख लें तो उनका हर दूसरा ट्वीट आपको सम्मान पे ही मिलेगा। ये सारी जितनी भी पिछड़ी पार्टियां बनी है, ये सम्मान पे ही बनी है, ये कोई रोजगार के मामले पे नहीं बनी है, ये अमीरी गरीबी पे नहीं बनी है कोई भी। और ना इनके इशू रहते हैं अमीरी रोजगार, ये भी इस तरह का इशू, ये सम्मान के लिए ही बात करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मोदी के अगेंस्ट एंगर को दबाता है जी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक और सवाल आपसे, लेकिन हम उस पर एंड में आएंगे कि राहुल गांधी का रायबरेली को चुनना, वायनाड को छोड़ना को आप कैसे देखते हैं, उस पर हम एंड में आएंगे। बट पहले जतिंदर से बात करें। सो जतिंदर, आपका जो स्टोरी है, द मैन बिहाइंड अमृतपाल सिंह's इलेक्शन कैंपेन फ्रॉम जेल, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। बट जो आपने खडूर साहिब से किया है, और अमृतपाल क्या अच्छी जीत इस बार हासिल हुई, बट जैसे ही अमृतपाल की जीत हुई तो एक दिल्ली के अंदर एक काफ़ी एकदम से न्यूज़ में आने लगा, हम देख रहे हैं बहुत हिंदी अखबार भी कवर कर रहे हैं, सब एकदम से एक वेव लग रहा है कि देयर इज़ अ राइज ऑफ एक्सट्रीमिज़म इन पंजाब। तो मुझे सबसे ज़्यादा ये क्यूरियोसिटी आपसे जानने के लिए कि मतलब हम स्टोरी पे भी आएंगे, अमृतपाल के बारे में भी आएंगे, आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं? सी सुमिता, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं बोलूंगी कि राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म है, बट यस, अगर जो मीडिया ये लिख रहा है कि बस एक अमृतपाल के आने से एक्सट्रीमिज्म आ जाएगा पंजाब में, ये फिर से वही जो इनको एक नैरेटिव परोसा गया था, उसको मतलब लपक के ये लोग पकड़ रहे हैं फिर से, और उसको दे आर प्लेइंग इनटू द हैंड्स हु वांट टू क्रिएट दिस नैरेटिव कि पंजाब में एक्सट्रीमिज्म वापस आ रहा है, खालिस्तान बोगी रिवाइव हो गई है, एंड ये लोग करते रहे हैं। इनफैक्ट अमृतपाल के, आई थिंक उसके आने से लेके उसके कुछ बनने तक, और उसके इतना बड़ा बनने तक, यही नैरेटिव जो कि बहुत ही एक सोची समझी सी स्क्रिप्ट के
अकॉर्डिंगली लिखा गया था उसी के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, राइट? जी, अमृतपाल जीत गया है, ठीक है, लेकिन अमृतपाल के जीतने से एक्सट्रीमिज्म कैसे आ जाएगा? वही अमृतपाल जो पहले एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहा था, जो खालिस्तान की बात कर रहा था, ये बोल रहा था कि वी आर स्लेव्स टू दिल्ली, ठीक है, हमें वी वांट एन इंडिपेंडेंट प्लेस और ये सब, ठीक है, वही अमृतपाल अब उसको ओथ लेना पड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, ठीक है, अभी विल बी गोइंग टू पार्लियामेंट, राइट? अब आप कैसे बोल रहे हैं कि एक्सट्रीमिज्म आ जाएगा? एंड अमृतपाल के जो साथी उनके साथ कैंपेनिंग कर रहे थे, उन्होंने उस दिन जब मेरी बात हुई है इस स्टोरी करने के लिए, जब मैं उनके घर गई हूँ आधी रात को, तो उनके एक बहुत ही खास कैंपेनर जो है उन्होंने मुझे बोला कि मैडम अमृतपाल नेवर बिलीव्ड इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, राइट? तो आप एक्सट्रीमिज्म, यस, एक्सट्रीमिज्म बहुत सारे सेंसेस में है, बिकॉज ये लोग बात कर रहे हैं उन चीजों की जो खैर पार्टीज पहले वो मुद्दे रहे हैं पंजाब में, लेकिन किसी ने उसको रिजॉल्व नहीं करा। जैसे कि अब ये लोग अमृतपाल और सॉरी जैसे वो है ये जो सरबजीत खालसा है जो यहाँ से जीते हैं, इंदिरा गांधी के असैसिन के बेटे हैं, बेअंत सिंह के। अब वो ये बोल रहे हैं कि जो बेअदबियों का किस्सा है, जो सेक्रिलेजियस का है, उसमें हम डेथ पेनल्टी मांगेंगे, राइट? तो अब इनके आने से एक चीज है कि जो पिछली पार्टीज हैं वो सारी नलीफाई हो गई हैं। जो पंथक पार्टीज का एक इमेज था, एंड प्रो सिख पार्टीज का जो था, या प्रो फार्मर्स का जो इमेज वाली पार्टीज थी, अब वो सारी निगेट होते जा रही है। अब हमें ये देखना है कि अमृतपाल के साथ उनके और कितने जैसे लोग आएंगे। अब जैसे सरबजीत खालसा ने बोला कि वैसे तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, पर वो बोल रहे हैं कि अब हम अपने पंथक कैंडिडेट्स से इलेक्शंस कराएंगे, बाय इलेक्शंस में और एसजीपीसी में। अगर गुरुद्वारों का कंट्रोल लेट्स से कि अब तक तो एसजीपीसी में मोनोपोली थी श्रोमणी अकाली दल की, आई वुड से इट हैज बीन कंट्रोल्ड बाय श्रोमणी अकाली दल ऑल दीज इयर्स। ट्रू। तो वो सिख बॉडी है जो कि गुरुद्वारों को मैनेज करती है, कंट्रोल करती है, हिस्टोरिकल गुरुद्वारों को। तो अब पंजाब कितने एक्सट्रीमिज्म में जाएगा? सी एक चीज तो है कि ये वोटर्स का मूड पता चल गया, कि जैसे अमृतपाल जीत गए और सरबजीत खालसा जीत गए, और जो ये पार्टीज के साथ हुआ है, श्रोमणी अकाली दल को बस एक सीट मिली, आपका वोट परसेंटेज इतना डाउन चला गया, बीजेपी का लिटरली डबल हो गया है ना। तो एक मूड तो रिफ्लेक्ट करता है कि पंजाब के लोगों ने लास्ट मिनट, 1 महीना पहले इनका अनाउंसमेंट होता है अमृतपाल का, और जितनी हेवी मार्जिन से उन्होंने जिताया है, तो एक ये तो है कि पंजाब अब किस डायरेक्शन में जा रहा है ये दिख रहा है। बिकॉज पंजाब ना तो अब श्रोमणी अकाली दल के डायरेक्शन में जा रहा है, ना कांग्रेस के डायरेक्शन में जा रहा है, ना आपके डायरेक्शन में जा रहा है। पंजाब अब जा रहा है, ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे जो कि एक्चुअली रेडिकल्स को या एक्सट्रीमिस्ट को रिप्रेजेंट करते थे, उनकी तरफ जा रहे हैं। बट अगर हम ये बोले कि पंजाब में एक्सट्रीमिज्म आ रहा है, मिलिटेंसी आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, खालिस्तान हो रहा है, खालिस्तान तो मेजॉरिटी लोगों का कभी डिमांड ही नहीं था, ठीक है। खालिस्तान की बोगी तो क्रिएट करी गई है, उसको जिंदा रखा गया है, ठीक है, और जिंदा रखने के लिए बहुत सारे कैरेक्टर्स यूज हुए हैं टाइम टू टाइम। सो दिस इज इट। आई थिंक दैट इज लाइक जंपिंग द गन्स, बट यस, नॉट ओनली जंपिंग द गन्स, इट इज ऑल्सो लाइक लिटरली जैसे अमृतपाल के आने पे सडनली अमृतपाल के आगे पीछे लोग घूमना शुरू हो गए थे, जबकि ही वाज अ नोबडी, ना तो उसने कभी कोई काम करा, ना उसका कोई नाम था। सडनली मीडिया भी भाग भाग के उसकी इंटरव्यू कर रहा है, ठीक है, एंड सडनली उसको मतलब जैसे उसको इतना बड़ा लीडर प्रोजेक्ट करा गया है, जितना हेल्पलेसनेस स्टेट ने और पुलिस मशीनरी ने उस समय दिखाई, वंस अगेन वही मीडिया वो काम कर रहा है जो उसको बोला जा रहा है कि अमृतपाल के आने से, उनके आने से पंजाब में एक्सट्रीमिज्म आ रहा है। और ये बिल्कुल बीजेपी का ये आई थिंक एजेंडा रहा है, ये बताने के लिए कि भैया पंजाब में एक्सट्रीमिज्म आ गया। तो आप उसके राइज पे काफ़ी क्वेश्चंस उठा रहे हैं आपको कि एक सस्पिशियस, आपको क्या सस्पिशियस बनाता है उसके राइज को लेके, अगर आप उसके हम ट्रैजेक्टरी देखें कि कहाँ से आए वो? चलिए ट्रेजेक्टरी स्टार्ट करते हैं। ही 10 साल उसने दुबई में लगाए हैं, ठीक है। अब हम उन रिपोर्ट्स की बात नहीं करेंगे जो ये बात बोलती है कि जी अमृतपाल कहाँ से आया, उसको किसने भेजा, किसने ट्रेनिंग दिया, ये सब हम उन बातों की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि 2022 तक फार्मर्स प्रोटेस्ट तक अमृतपाल कोई भी नहीं था, उसकी प्रेजेंस इंटरनेट पे सिर्फ ट्रोलिंग तक ही सीमित थी, ही वाज अ ट्रोल, राइट। उसके बाद में दीप सिद्धू के साथ उसका एसोसिएशन होता है, बट उसके दीप सिद्धू के भाई ने, उसके बाकी जो साथी थे जिन्होंने वारिस पंजाब दी जो एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन थी, और उन्होंने बताया कि टुवर्ड्स एंड दीप सिद्धू ने अपने रिलेशंस भी सिवियर कर लिए थे अमृतपाल के साथ। इनफैक्ट शायद उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था।
और जो ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन के बंदे तो अमृतपाल के साथ नहीं थे, ना ही दीप सिद्धू की फैमिली थी, ना ही वापस आने पर अमृतपाल इनको मिलता है। फिर अमृतपाल की पैराशूट लैंडिंग होती है अमृतसर एयरपोर्ट पे, और जिसमें कि श्रोमणी अकाली दल एक मान है जिसके हेड है सिमरनजीत सिंह मान, ही हैज ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट खालिस्तान। सो वो अपने ग्रैंडसन को भेजते हैं उसे रिसीव करने के लिए। अमृतपाल बड़ी धूमधाम से गोल्डन टेम्पल जाता है, वहां पे फिर से उसकी इंटरव्यूज होती हैं, और फिर लपक के लोग, बिकॉज अमृतपाल ने अपना जो पूरा उसका क्या कहते, उसका जो एक अटायर था, जो उसकी वेशभूषा थी, जो उसकी लुक्स थी, उसने बिल्कुल कॉपी करा हुआ था भिंडरावाले को। जी, आपके स्टोरी में मेंशन में ऐसा भी कहा जाता है कि प्लास्टिक सर्जरी करवा ली उन्होंने। हाँ, कुछ लोगों ने ये भी बोला है, ठीक है, बट आप एक बार हल्का सा कॉस्मेटिक, हल्का सा मेकअप, हल्का सा मेक ओवर, आई वुड से, किसी को भी कोई भी कैरेक्टर बना सकता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। और हमारे मीडिया वालों ने उसे लपक के ले लिया, ठीक है, उसकी फोटोज उसी एंगल से। बट उस सब का नुकसान ये हुआ कि अब देखना, बहुत सारी फोटोज जो थी वो मोनोक्रोम वाली, ब्लैक एंड व्हाइट वाली भी थी। तो लोगों ने, जब मीडिया ने उसको बिल्कुल वैसे मीडिया ने किसके कहने पे ये करा है, बट बहुत सारे इंटरव्यूज थे, मतलब ऐसे लग रहा था सिर्फ अमृतपाल के इंटरव्यूज हो रहे हैं। अमृतपाल है ना, मतलब ऐसा क्या है, आज की तारीख में आप या मैं अगर अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो हमें कोई मतलब पलट के देखेगा नहीं, शायद कैब हायर करने के लिए बड़ी मुश्किल होगी, राइट। बट सडनली अमृतपाल जिसने कि कभी कुछ करा ही नहीं है, ठीक है, एंड फिर उसकी फोटोग्राफ्स बिल्कुल वैसे मर्ज करके दिखाई जाती है भिंडरावाले के साथ, बिकॉज दैट वाज द होल आइडिया। और मीडिया में उसको स्टार्ट बोलना शुरू हो जाता है कि इस भिंडरावाले 2.0, इट्स लाइक कि वापसी भिंडरावाले की। एंड ये जो इनके जो प्रचारक है राजदेव खालसा, जो कि आरएसएस के साथ रह चुके हैं, फिर उसका एक ब्रांच थी राष्ट्रीय सिख संगत, उसके बेसिकली उसके हेड थे पंजाब में। तो वो भी उन्होंने मुझे बोला कि मुझे लगा कि उसके अंदर भिंडरावाले की आत्मा है। एंड देन सबसे बड़ी बात, फिर अमृतपाल वहां से जाता है। मैंने देखा, मतलब मैं हैरान रह गई उस समय, इतने बड़े बड़े चैनल्स एंड मीडिया हाउसेस एंड न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस एंड रिपोर्टर्स, मेन स्ट्रीम से इंडिपेंडेंट मीडिया तक सब, सिंह जो कि एक कटसर था, जिसके बाल कटे हुए थे, सडनली फिर वो उसके गांव में जाके उसके साथ चलते हुए उसकी इंटरव्यूज आती हैं, और अमृतपाल सिंह से वो भाई अमृतपाल सिंह बन जाता है। इवन उसकी मदर हैज स्टार्टेड एड्रेसिंग हिम एज अ सेम थिंग। एंड उसके बाद में फिर वो भिंडरावाले के जो एंसेस्ट्रल विलेज, जो रोडे विलेज, वहां पे जाके एक और वारिस बन जाते, मिलता जुलता नाम है, थोड़ी सी स्पेलिंग्स का डिफरेंस है। उसको हेड बना दिया जाता है, किसी को नहीं, सिमरनजीत सिंह मान खुद ही उसको हेड बना देते हैं, वहां पे उसकी दस्तार बंदी होती है। और ये वही विलेज है यहाँ पे अल्टीमेटली बड़े ड्रामेटिक वे में वो फिर सरेंडर करता है ना। उस पॉइंट पर भी हम लोग आएंगे। और फिर अमृतपाल शुरू करता है अपनी एक खालसा वही जो होती है, यात्राएं होती हैं, उसके भी अंदर तो खैर काफी पॉइंट्स हैं, बट ये कि वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। अब आइडिया वाज कि अमृतपाल वो सब करे जो गुरपतवंत पन्नू नहीं कर पाया, ठीक है, जो कोई और नहीं कर पाया, जो खालिस्तान की बोगी नहीं कर पाई। अब वो सारे काम अब अमृतपाल से के थ्रू हो रहे हैं, आई वुड से। उसके बाद में अब वो पॉपुलैरिटी भी बात नहीं बनी उतनी, है ना। तो उसके बाद में शुरू होता है कि अमृतपाल के, फिर बात चलती है धीरे धीरे अमृतपाल के साथी कौन है। और देखिए, ये हम उसकी बात करें, मैंने एक स्टोरी करी थी यूएपीए पे, जहाँ पे दलित सिख यूथ पे या किसी भी सिख यूथ पे जो बहुत ही गरीब बेचारे थे, उनके ऊपर यूएपी केसेस हुए ऐसी छोटी छोटी बातों पे कि उन्होंने जाके ब्लू स्टार का एनिवर्सरी अटेंड कर लिया गोल्डन टेम्पल में। उन बेचारों को ये भी नहीं पता था, किसी ने मुझे बोला कि मैडम हमने टी शर्ट डाल रही थी भिंडरावाले की, शायद इसलिए हमें हमारे ऊपर यूएपी लगा दिया है। बाहर से सिंगर्स और ऑथर्स को इसलिए रोका जाता है कि उन्होंने इंडिया के बारे में थोड़ा सा कुछ बोल दिया। यहाँ पे अमृतपाल इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, ठीक है, लेकिन इसको किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर इसके बंदों की बात होती है जो उसके साथ है, ये बात, उसके ऊपर इतने सारे केसेस रजिस्टर होते हैं इलिसिट वेपन्स के या अनऑथोराइज्ड वेपन्स के। फिर एक एलिगेशन आता है एक सिख क्लर्जी के थ्रू कि अमृतपाल ने किडनैप कर लिया, अमृतपाल के बंदों ने, और अमृतपाल के बंदों ने उनको पीटा किसी केस में। जब एफआईआर रजिस्टर होती है, तो एक बात बताइए कि यूजुअल किडनैपिंग और असॉल्ट केस में कहाँ पुलिस वेट करती है इतनी। फिर अमृतपाल अपने बंदे को छुड़ाने के लिए एक पूरा धूमधाम से एक पूरा कन्वॉय लेकर, कन्वॉय भी नहीं, एक पूरी भीड़ लेके चलता है, सीधा थाने पे जाता है। और वो थाने पे कब्जे वाली बात है, साथ में गुरु ग्रंथ साहब लेके जाता है। क्यों? मुझे पता है कि गुरु ग्रंथ साहब के सामने कोई कुछ नहीं बोलेगा।
और उस गंदे खाने में जहाँ पे कि इलिसिट दारू के भी बैरल्स पड़े हुए हैं, लोग आते हैं बिकॉज दे नोट, इतने सारे लोग आते हैं खुले में, दे आंसर दे नेचर्स कॉल्स, इतना होने पर भी वहां पे जाते हैं, वहां पे जाके ये कौन सा ढंग है किसी को छुड़ाने का, मतलब इस देश में कौन सा ढंग है किसी को छुड़ाने का। और वहां पे अमृतपाल उस एसएसपी से जिसकी शायद सिर्फ एक दिन पहले वहां पे पोस्टिंग हुई थी, जैसे उससे बात कर रहा है, जैसे उसको पेसिफाई करा जा रहा है, तो ऐसे तो हर कोई उठा के एक पूरा भीड़ और एक हजूम लेके हर थाने पे जाएगा अपने बंदे छुड़वाने के लिए। एक किसी किसी पुलिस वालों के काम में दखल अंदाजी देना, किसी यूनिफॉर्म मैन के साथ ऐसे मिसबिहेव करना, किसी के कारण अब वहां पे पथरावे, पुलिस वाले और पुलिस ऑफिसर्स भी जख्मी हुए हैं। इतना कुछ होने पर भी अमृतपाल के ऊपर कुछ नहीं होता, कोई केस नहीं होता, इवन पुलिस ऑफिशियल्स वर फीलिंग वेरी डिसहार्टेंड। फिर आराम से अमृतपाल वहां से उठता है और अपने घर चला जाता है। फिर 1 महीने तक फिर ये लोग वेट करते रहते हैं, फिर ये लोग निकलते हैं उसको अरेस्ट करने के लिए, और फिर उसको अरेस्ट करने के लिए निकलते हैं तो एज एक्सपेक्टेड अमृतपाल भाग जाता है। और फिर अमृतपाल 40 दिन के करीब इधर उधर भागता रहता है, जिसमें कि बहुत सारी वीडियोस आती हैं कि वो देखो उसको आज यहाँ पे देखा गया, उसको दिल्ली में देखा गया, उसे इस बाजार में देखा गया, उसे उस बाजार में देखा गया। और कुल मिला के अमृतपाल फिर अपनी मर्जी से फिर से उसी रोडे विलेज में जाके सरेंडर कर देता है। एंड अब अमृतपाल के साथ वाले इतने सारे लोग हैं जिसमें कि उनको बेचारों को 1-1 साल बाद बेल मिली है, और उसकी सरेंडर फिर से उसी गुरुद्वारे से एक स्पेशल वीडियो बनती है जिसमें वो मैसेज देता है। एज एक्सपेक्टेड ये सोचा जा रहा था कि अमृतपाल अब फिर उसको डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया जाता है अपने साथियों के साथ। ऐसे एक्सपेक्ट करा जा रहा था कि अब तब वापस आएगा, he will come bigger, far mightier, and it was expected कि इलेक्शंस के टाइम पर ही इसकी वापसी होगी, और वही होता है, और ऐसा ही होता है, ठीक है। एंड उसके बाद में इलेक्शंस में मैं उसके फादर साहब से मिली थी, तो ये अनाउंसमेंट काफी लेट आता है, और ये जो एक राजदेव सिंह खालसा हैं जो कि जिन्होंने सबसे पहले इसका अनाउंसमेंट जाके डिब्रूगढ़ जेल से करा, ये उसको 1 साल में करीबन इन्होंने मुझे खुद बताया कि मैं उसको 20 से 22 बार मिल चुका हूँ। 20 से 22 बार, एंड ही सेज कि मैं तो एडवोकेट हूँ, उसका काउंसिल हूँ। तो मैंने कहा लेकिन आपको किसी बिकॉज उसके फादर ने मुझे बताया कि जो लीगल सर्विसेज है दे वांटेड कि उसको बाहर पैरोल पे आने दिया जाए इलेक्शन कैनवसिंग के लिए और ये सब के लिए, तो वो तो कोई और लॉयर कर रहे हैं। तो ये 20-22 बार उसको किस खुशी में मिलने गए, एनीवेज मिलने गए होंगे, काउंसलिंग कर रहे होंगे। बट मीनवाइल डिब्रूगढ़ जेल में भी उनके जेल सुपरिटेंडेंट को बाद में he was suspended because वहां पे ये इनके NIA वाले जो सेल था उसमें से इनको वो मिलते हैं, मोबाइल्स मिलते हैं, सिम्स मिलते हैं, पेन ड्राइव्स मिलती हैं, स्मार्टफोन्स और ये सिम कार्ड और ये सब कुछ मिलता है वहां से। दिस इज वेरी स्ट्रेंज, बट नॉट ओनली दैट, आई नो फॉर लॉयर जिसको अमृतपाल ने जेल से बार कॉल करा है। सो हाउ वाज दैट पॉसिबल? फिर अमृतपाल ये राजदेव खालसा सडनली अनाउंस करते हैं कि विल कंटेस्ट इलेक्शन, जबकि फैमिली को नहीं पता होता है। So he will contest elections. That is one thing, because that has come from an RSS man. देखते देखते सब मोबिलाइज हो जाता है ना। 1 महीने में ये हालत हो जाती है, जब मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रही थी तो मतलब लोगों को लग रहा था कि हमें सिर्फ इसे बाहर निकालना है, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है, हमें इनको बाहर निकालना है। तो हम उस पे भी आएंगे, बट एक ये चीज आपने अपने स्टोरी में एक ये भी चीज बताई कि एक तो ये था कि एक इस पे सस्पिशन था कि उसका उनके राइज पे, उसके बाद ये है कि इस इलेक्शन जब देखा गया कि कितने लोगों के नॉमिनेशंस को डिस्कार्ड कर दिया जाता था, स्पेशली लाइक वाराणसी के अंदर इस बार सबसे लीस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 9 कैंडिडेट्स थे और 41 रिजेक्शंस थे। बट एक तरफ से ये कॉन्स्टिट्यूंसी से है जिधर अमृतपाल सिंह जो एक NSA के अंदर अरेस्टेड है, डिब्रूगढ़ जेल में आसाम के अंदर बैठे हैं, एकदम ऑपोजिट एंड ऑफ द कंट्री, वो एकदम अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, उनका वोट टेकिंग भी हो गया, उसके ऊपर
उसके अंदर आपको क्या डिस्क्रिपेंसीज दिखे थे आपको? दैट्स रियली सरप्राइजिंग, है ना, कि इनफैक्ट इनके एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे विक्रमजीत सिंह करके, जिन्होंने सिर्फ इसलिए कंटेस्ट करा था बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन्होंने अमृतपाल के ऊपर एक अगेंस्ट कंप्लेंट करी थी कि अमृतपाल ने इनको थ्रेटन करा है, डिफेम करा है इनकी बच्ची को और ये सब करके ना। सो एंड ही इज अ जर्नलिस्ट, तो उन्होंने बोला था, मेरी उनसे बात हुई तो बोला था कि मैम मैंने सिर्फ एक पॉइंट टू मेक अ पॉइंट इसलिए मैंने अपना नॉमिनेशन फाइल करा है, लेकिन बहुत सारे नॉमिनेशंस यहाँ पे भी रिजेक्ट हुए थे। लेकिन अमृतपाल के केस में जेल सुपरिटेंडेंट स्पेशली कॉल करके बोलता है कि सब पेपर्स रेडी है, सब पेपर्स हो गए हैं, ओथ मेरे सामने ले ली है। इतना कीननेस, यू नो, फॉर अ पर्सन हु इज इन जेल अंडर NIA, जैसे तुम अंडर सॉरी NSA, जैसे आपको ये लगता है कि देश को खतरा है, ठीक है, और उसके लिए आप इतना बढ़ चढ़ के जैसे देश को खतरा है, जिसको आपने पंजाब से निकाल के सीधा डिब्रूगढ़ में भेजा है, उसके आप नॉमिनेशन पेपर्स इतना अच्छे से काम कर रहे हैं, और वो भी तब जब एक फरवरी में ऑलरेडी एक इंसिडेंट हो चुका है, उसके पास इतनी सारी वहां से सेल्स इतनी सारी चीजें मिली हैं। दिस जस्ट शोज, और उसमें ये है कि पेपर्स में गड़बड़ी थी, जैसे कि बहुत सारे उसमें कुछ वो हो नहीं रखे थे, टिक्स नहीं लगे हुए थे, सोशल मीडिया एसेट्स डिक्लेयर नहीं थे, या एसेट्स गलत डिक्लेयर करे थे, दे सेड कि बट फिर भी बड़ी जल्दी आया जब कि मतलब सबसे जरूरी काम है कि अमृतपाल जी का नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर लिया जाए टाइम पे। सो जस्ट शोज, यू नो, कि व्हाट इज द कीननेस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, अ गवर्नमेंट हु शुड आइदर एक्चुअली हैव बीन, देखा जाए तो दे विल डेटर यू। यहाँ पे एक जर्नलिस्ट को UAPA लगा के कई महीने तक उसको जेल से बाहर नहीं निकाला जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की कोई सुनवाई नहीं होती है, और उनसे मतलब ये उनसे छोटा खतरा है जिसमें कि आप लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के कोशिश करी है कि नहीं अमृतपाल जी अभी आप जल्दी से अपने पेपर्स भरिए, अब हमारे देश का आपसे कोई खतरा नहीं है। तो ये चीज तो है। तो कौन है वो लोग जो अमृतपाल सिंह का कैंपेन रन कर रहे हैं, कौन है उसके सबसे करीबी, वो कौन टॉप 2-3 लोग, अगर आप बताएं, सब मत बताइएगा ताकि लोग जाके आपका स्टोरी पढ़ें भी। टॉप 2-3 लोगों में हम लोगों ने, एक तो ये राजदेव खालसा है, जब आप हमारी स्टोरी पढ़ेंगे लोग तो उनको ये पता चलेगा कि राजदेव खालसा ने एग्जैक्टली कौन है, बट कुल मिला के मोटी सी बात है कि राजदेव खालसा एक RSS राष्ट्रीय सिख संगत के वो हैं, और जिनको ये हमेशा से लगता रहा है, और ये भिंडरावाले के एसोसिएट भी रह चुके हैं, और इनको हमेशा से लगता रहा है, इन्होंने बड़े खुलेआम बोला है, अभी रिसेंटली भी फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाद में इनको ऑनर करा गया था बीजेपी की उसमें, जिनमें की बीजेपी की मिनिस्टर्स भी थे, और ये हमेशा से बोलते रहे कि अगर सिखों का कुछ भला कर सकता है तो वो सिर्फ बीजेपी कर सकती है, ठीक है। एक तो इनके प्रचारक ये है, एक भिंडरावाले के नेव्यू हैं, उनके भाई के बेटे हैं जसवीर सिंह रोटे, ठीक है, उन्होंने इनका प्रचार करा है। एक इनके प्रचार में इन सबके उसमें एक पंजाब के बहुत ही मैं बोलूंगी कि बहुत ही ऑनरेबल और बहुत ही नामी वकील थे जसवंत सिंह खालड़ा, जिनको कि पुलिस ने इनकाउंटर में टॉर्चर करके मारा था, और इन्होंने पंजाब में फेक किलिंग्स निकाली थी, उनकी वाइफ इनके लिए प्रचार कर रही हैं। और तो और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जैसे कि एक बोला जा रहा है कि एक जतिंदर भंगू हैं जो कि चीफ इंजीनियर हैं मंडी बोर्ड के पंजाब के, वो इनके लिए प्रचार कर रहे हैं, ऐसी एलिगेशंस आई थी। और वो तो शुरू से, इंटरेस्टिंगली जतिंदर भंगू वाज आल्सो प्रेजेंट जब इन्होंने सरेंडर करा है, और जो लास्ट वीडियो इनकी रिलीज होती है लोगों के नाम, वो जतिंदर भंगू ने रिकॉर्ड करी थी। बट जिस बात पे मुझे हैरानी होती है वो ये है कि सब लोगों को, जो बेचारा 2 मिनट भी शायद अमृतपाल से मिलेगा, उसको भी उठा के इन्होंने 1-1 साल जेल में डाला है, लेकिन जतिंदर भंगू को किसी ने टच नहीं करा, ठीक है। एंड उसके बाद भी जतिंदर भंगू, जो मुझे पुलिस ऑफिशियल से पता चला, सोर्सेस से पता चला है, अमृतपाल के अरेस्ट होने के बाद, सरेंडर और उसके डिब्रूगढ़ जाने के बाद में, वो 1 साल में मल्टीपल टाइम्स कनाडा गए हैं, ठीक है। तो ये सब लोग हैं जो, एंड नॉट ओनली दैट, मैंने गांव के लेवल पे देखा, श्रोमणी अकाली दल के लोग, कांग्रेस के लोग, इवन बीजेपी के लोग, और बहुत ही साइलेंटली, you know, they asked people, they mobilized people in a very subtle way that you vote for Amritpal. आपके आर्टिकल के अंदर एक दोबारा हम श्रीमोनी अकाली दल पे आते हुए, एक आपने हरतोष सिंह बल जो कि कैरावैन के एडिटर हैं, उनको कोट किया है, जिसके अंदर मैं आपको एज इट इज़ वो कोट पढ़ के सुनाती हूँ कि रिप्रेजेंटेटिव
this is a representative of the turmoil underway in Punjab. The virtual disappearance of the mainstream Akali Dal has opened a huge space in the politics of the Sikh majority in the state, and Mann, a maverick radical Sikh politician who has always been on the extreme right of the spectrum of splinter Akali groups, marks only the beginning of a period in which various new alternatives will emerge to fill this vacuum. Yes. ये जो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, तो वैक्यूम हाँ ऐसा है सुमिता कि पंजाब में ट्रेडिशनली सिर्फ 2 पार्टीज होती थी. वो होता ना जैसे वीट पैडी वाला सर्कल वाला हाल पॉलिटिक्स में भी था पंजाब में. दो क्रॉप्स 2 पार्टीज, अकालीज कांग्रेस टिल 1984 में जब ब्लू स्टार ऑपरेशन होता है, ठीक है, जब मिलिट्री घुसती है गोल्डन टेम्पल में, और उसके बाद में फिर होते हैं दंगे 1984 राइट्स के, और इसको क्लोजर नहीं मिलता है. कांग्रेस लीडर्स जो कि मिले हुए थे, जिनके नाम थे, उनकी कोई कन्विक्शंस नहीं होती हैं. तो क्या हुआ कि कांग्रेस डाउन चली गई. तब कांग्रेस केम आउट टू बी एज मेजर एंटी सिख पार्टी. और कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे बेन सिंह, उनका असैसिनेशन हुआ पंजाब में. इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ. सिख्स ने बहुत सफर करा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो वो वुंड्स थे उनको कभी एड्रेस नहीं करा गया. तो ऐसे में जो अकाली दल था वो एक ऑलरेडी एक पंथक पार्टी तो थी, सो कॉल्ड पंथक पार्टी, तो वो एक और इमर्ज होके आई एज कि हम वी आर प्रो सिक्स. लेकिन लोगों के धीरे धीरे ऐसे बस हो गई कि वही कांग्रेस, वही जो अकालीस थे, बिकॉज ऑफ द ड्रग्स का इशू, बिकॉज ऑफ जब ये राम रहीम का किस्सा हुआ है, जिससे कि सिखों की भावनाएं बहुत ज्यादा उस समय ठेस पहुंची थी. अकालीस का जो रोल रहा है काल तक उसको पार्डन दिलाने में, सेक्रेटरीज के जब इश्यूज हो गए, तो लोगों ने फिर अकालीस को हटा दिया, और कांग्रेस, वही कांग्रेस जिसको कि बहुत ही मतलब उसको वो लेकर आए, बहुत बड़ी मेजोरिटी से लेकर आए कैप्टन अमरिंदर को 2017 में. इतना लोगों ने फेथ उसमें इन्वेस्ट करा, लेकिन फिर से लोग डिसइल्यूशन्ड हो गए. ठीक है. और उसके बाद में फिर आती है पहली बार पंजाब की पॉलिटिक्स में सिंस द इंडिपेंडेंस आती है आप, इतनी तगड़ी मेजोरिटी के साथ, इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ 92 सीट्स. लेकिन आते ही 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में, जिस जगह से सिमरनजीत सिंह, ये भगवंत मान की सीट खाली हुई थी, और सिमरनजीत सिंह मान असेंबली इलेक्शंस में वहां से पहले हारे थे, उसी ही जगह से सिमरनजीत मान जीत जाते हैं. तो सबसे पहला ऑफिशियल इंडिकेटर था वो डाउनफॉल ऑफ आप ऑल्सो. तो ये वैक्यूम बढ़ता ही जा रहा था, राइट. वो जो जगह खाली हो गई अकालीज और कांग्रेस की, वो आपने ली. अब आपका डाउनफॉल वाज वेरी रैपिड for a lot of reasons, that they could not deliver the results. So इतने में अमृतपाल आता है. तो अभी मैंने देखा कि लोग, मैं ये नहीं बोलूंगी कि पंजाब के वोटर्स कंफ्यूज थे, पंजाब के लोग कंफ्यूज थे. पंजाब के लोग ना बड़े बेजार हो रखे हैं, बड़े डिसइल्यूशन्ड है, बड़े डिसअपॉइंटेड है. अब उनको लग रहा है कि भैया यही एक ऑल्टरनेटिव है, यही हमारा मेसिया है, यही हमें ड्रग्स से छुटकारा दिलवाएगा. लोग तो मतलब ऐसी सी बातें कर रहे थे कि देखो मैडम, वही हमें ड्रग्स से छुड़ा, ड्रग्स कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं. मैंने पूछा, मैंने कहा कैसे ड्रग्स से छुटकारा दिलाएंगे. एंड उसके फादर ने भी, जैसे अमृतपाल ने भी स्टार्ट करा था, जी मैं ड्रग्स छुड़वाऊंगा. तो सबसे बड़ी बात, दैट ऑल्सो रिमाइंड्स मी, जब अमृतपाल ने अपना एक सेंटर खोल रखा था ड्रग डी एडिक्शन का, पंजाब सरकार ने उसके ऊपर कोई रेड नहीं करा. ठीक है, किस कैपेसिटी में उसको चला रहा है, वहां पे देयर वाज नो मेडिकल हेल्प, देन देयर वर केसेस एंड कंप्लेंट्स कि वहां पे लोगों को पीटा जाता था. तो ये जो बहुत किस्से झूठे वाले बड़े भी हुए हैं कि जो उसने ड्रग्स छुड़वा दी. 2 लोगों को तो मैं ऐसे मिली हूँ जिनके बारे में हर जगह घूम रखा था. उस गांव का नाम था चूसलेवट. फिर आपने वो फैक्ट चेक भी किया था? हाँ, मैंने फैक्ट चेक भी करा था. तो उन्होंने बताया कि नहीं मैडम, अमृतपाल ने हमारी ड्रग्स नहीं छुड़वाई, हमारी ड्रग्स तो हमें तो अच्छे अफीम का सप्लाई मिलता था गुरुद्वारे में, जेल में भी मिलता था. सबसे बड़ी बात, जब अमृतपाल के सरेंडर होने के बाद में जेल जाते तो उनको जेल में भी सप्लाई मिलता था. हमने आगे के बाद में प्राइवेट किसी सेंटर से डी एडिक्शन करवाया है. नाउ द थिंग इज कि ये सब वो किस्से कहानियां जो लार्जर देन लाइफ ना, मतलब प्रोपिगेट होते रहते हैं, प्रमोट होते रहते हैं. सो अब इसलिए ये है कि इस सब के बीच में एक अमृतपाल एक ऐसे उसमें आ गया जो लोग सुनना चाहते थे. एक सबसे बड़ी बात कि आपने एक मेजर गलती ये कर दी कि हमेशा से पंजाब में, स्टार्टिंग फ्रॉम अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन टू मिलिटेंसी, आज तक एक मेन इशू ये रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर.
स्टार्टिंग फ्रॉम मुगल्स टाइम प्रॉब्लम वाज कि जो दिल्ली में पावर सेंटर है वो नहीं होना चाहिए, और वही गलती आपने फिर से करी पंजाब के साथ। ऐसे में जब अमृतपाल जैसे लोग ये बोलते हैं कि भैया हमें पंजाब के लिए अधिकार चाहिए, हमें आजादी चाहिए, और वो और इस बार इलेक्शंस हुई भी हो ऐसे टाइम पे जब ऑपरेशन ब्लू स्टार के 40 साल हो गए थे, ठीक है, और डेट भी इन्होंने वो चुनी 1 जून को जब उसकी स्टार्टिंग हुई थी उस मिलिट्री ऑपरेशन की। तो और एक पूरी जनरेशन, मतलब एक नहीं बहुत सारी जनरेशन उसके बाद में निकल गई हैं कि वो लोग जिन्होंने पहली बार वोटिंग करी है लेट्स से 1984 के हिसाब से और ऑपरेशन ब्लू स्टार के, अब इनकी मेमोरीज में वो रिफ्रेश हो गया सारा का सारा। तो ये इसको सब स्क्रिप्ट को बहुत ही कायदे से एग्जीक्यूट करा गया है, और ये वैक्यूम अब लोगों को लगता है कि ये लोग फिल करेंगे। एंड सबसे बड़ी बात, how they've joined hands, how Amritpal Singh and Sarabjit Khalsa, they all have come together और इतनी swiftly। and वही सरबजीत सिंह जो अब तक एक भी इलेक्शन नहीं जीत सका, उसने पिछली 3-4 सारी इलेक्शन हारी हुई हैं असेंबली की, पार्लियामेंट की, बट वो सडनली जीत जाता है। तो ये this is another group of people who are coming together, and they might be filling that vacuum. They are just filling a vacuum, but this brings me to the last question, क्योंकि टाइम का कॉन्स्ट्रेन है, बट ये कि जब हम अमृतपाल सिंह का रन देख रहे थे, मतलब वो यहाँ से पूरे इंडिया दर्शन कर लिए उन्होंने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, हम लोगों ने कोई पंजाब में ऐसा कोई मेजर प्रोटेस्ट नहीं देखा कि लोग सड़कों पे उतर गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अमृतपाल के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बातें तो वो तब भी वही कर रहे हैं, तो फिर एकदम से अभी इतना लाइक व्हाई इज ही एबल टू like connect with voters or people so much, or is it only limited to a certain part of Punjab like Khadur Sahib constituency है ना, like because that constituency, that area has its own history. Precisely. See, जब अमृतपाल को पकड़ा गया था, it was like actually nobody cared two hoots. Exactly. किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि लोग ना तंग आ गए थे रोज की कमेंट्री सुन के ना कि पकड़ना भी तो पकड़ो, नहीं तो जाओ। कोई प्रोटेस्ट नहीं था। चंडीगढ़ में कुछ छोटा सा था, 5-10 लोग कुछ रैली लेके निकले थे बस। प्रोटेस्ट तो क्या, लोगों का ना वो इनिशियल जो इन्होंने वो बहुत हाइप क्रिएट कर दी थी ना, वो कैट एंड माउस चेज वाली जो हाइप थी, वो भी लोगों में खत्म हो गई थी। वो ना कि मतलब अच्छा अब पकड़ा कल पकड़ा नहीं पकड़ा करके ना वो इट्स लाइक वो मोर लाइक अ ड्रामा। It was drama, right? So हाँ, लेकिन अभी क्या फर्क आ गया है, अभी मुझे ऐसा लगता है कि अब सडनली से ये जमाना है सोशल मीडिया का, right? तो अगर हम ये बोलते हैं कि राजदेव खालसा जैसे लोगों ने इनकी अनाउंसमेंट करी है एंड सडनली रेडिकल्स इनकी सपोर्ट में आए हैं, सो ऑब्वियसली प्रिपरेशन तो थी, ठीक है, जस्ट दैट लोगों में जब वो एक सटली इतना वाइड स्प्रेड मैसेज, आप देखो सारे के सारे पार्टी वर्कर्स, जब मैं लोगों के पास गई तो उन्होंने बोला कि मैडम हमारे जो गांव के जो यूथ है उन्होंने हमको ये बोला है कि हमने आज तक आपके कहने पे वोट्स डाली हैं, इस बार आप सिर्फ इस इलेक्शन में आप इसको वोट डालोगे। तो एक तो वो तो यूथ स्वे हो गया, ठीक है। सेकेंड है इसकी एक जनरल डिसल्यूशनमेंट तो थी। दूसरा है कि खडूर साहब जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इट इज नोन इट वाज एट, ये अकालीज का एक गढ़ होता था, ठीक है, और यहाँ पे एक तो ऐसा इट वाज द हॉटबेड फॉर मिलिटेंसी, ठीक है। रेडिकल्स यहाँ पे शुरू से उनका एक डोमिनेंस रहा है। इसी सीट से सिमरनजीत सिंह मान जब भागलपुर जेल में ये लोग थे, तो ही वॉन विद अ हेवी मार्जिन, 500,000 मार्जिन से तब जीते थे। और ये आई थिंक एक तो उन्होंने बहुत ही ध्यान से इस कॉन्स्टिट्यूंसी को चुना है, जिसमें कि विच इज नोन कि यहाँ पे जथेदार मोहन सिंह तोड़ थे, तो दिस इज नोन कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों ने जेल से कॉन्टेस्ट करा है। तो जैसे वो भिंडरा वाले का आई थिंक एक वो इम्पोजिशन जो था वो काम कर गया, ये भी काम कर गया ये इशू कि वो जेल से कंटेस्ट कर रहे हैं, तो फिर से लाओ उसी हिस्ट्री को रिपीट करें, उनको जिताएं जैसे हम लोगों ने पहले करा है। तो यहाँ पे जो वोटर्स हैं, तो इन्होंने बहुत ही ध्यान से चुनकी वो कॉन्स्टिट्यूंसी लिया जहाँ पे एज सच वोटर्स वर वेरी डिसइल्यूशन्ड। श्रोमणी अकाली दल में मिर्जा सिंह वल्टोहा है, who also has a history of a lot of cases against him during militancy. So the general impression is not good on people. ये जो कांग्रेस के थे, यहाँ पे एक फॉर्मर मिनिस्टर थे, यहाँ पे एक आम के करंट मिनिस्टर थे लालजीत भुल्लर, इन सबको यहाँ पे ना वो आई एम वेरी सरप्राइज कि सिटिंग मिनिस्टर, फॉर्मर मिनिस्टर का कोई इतना दबदबा नहीं था, कोई इतना रौब नहीं था। आपने बताया उनके रैलीज में सपोर्टर्स नहीं थे।
मैंने बच्चों को कैनवसिंग करते देखा है, एंड पीपल डेडिकेटेड कि हर दिन हमें 2 घंटे वी हैव टू डेडिकेट टुवर्ड्स इट. तो आई थिंक समथिंग लाइक द वे अ मॉब मेंटालिटी वर्क्स, राइट? आपने सटल एक मैसेज पास ऑन कर दिया, दैट विल बी जस्ट एग्जीक्यूटेड लाइक दिस. एंड मोर इम्पोर्टेंटली, it is the history of this region, this particular constituency. And this constituency, it has voters from all the 3 sections of Punjab. जैसे हम पंजाब को डिवाइड करते हैं 3 regions में, माझा, मालवा, दोआबा, इसमें वो सारी ही constituencies से, assembly constituencies. So, and this being a hotbed for militancy, as I said, and extremism, इसलिए I think that was the reason that he could win so easily from here. Maybe had he contested from Chandigarh, obviously he might not have won. But this still is an overreading or misreading कि there is a rise of extremism in Punjab. चाहे इस constituency there will be shift in political dynamics. There'll be changes, but rise of extremism, I would say let's wait and watch. Yes, these guys, they represent extremism. I would say इनकी demands हैं, फंडामेंटलिज्म की तरफ भी जा सकते हैं ये लोग. अगर सच में ही एसजीपीसी के ऊपर इन लोगों का कंट्रोल हो गया, जैसे इनकी डिमांड्स है कि सेक्रिलेज के लिए सीधा डेथ पेनल्टी, तो दैट इज अ वेरी फंडामेंटलिस्ट अप्रोच टू द थिंग्स, राइट? हाँ जी. तो बट द थिंग इज कि लेट्स वेट एंड वॉच, बिकॉज अल्टीमेटली दे हैव टेकन एन ओथ over Indian constitution. So let's see how the government is working. But I know that this rhetoric has been इसको प्रेजेंट करा गया है बड़े पैलेटेबल फॉर्म में लोगों को कि बस उठाओ और खाओ और छापो, बोल दो कि खालिस्तान वापस आ गया, एक्सट्रीमिज्म वापस आ गया. पंजाब ये चाहता है, सिख ये चाहते हैं, ठीक है, सिख तो ऐसे हैं, दे आर सेपरेटिस्ट. सो दिस इज अ नैरेटिव व्हिच सर्व्स अ पर्टिकुलर पार्टी. और ये हमारे लास्ट सेगमेंट पे लेके आता है हमें, विच इज़ लाइक द रिकमेंडेशन सेक्शन, कि कोई भी बुक, कोई भी आर्टिकल, कोई भी मूवी आप लोगों ने रिसेंटली देखा हो जो रिकमेंड करना चाहे. पहले हम स्टार्ट करते हैं जतेंद्र से. आपका रिकमेंडेशन. आई वाज इन 2 minds. मुझे लग रहा था फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से कि पिक अप आवर जून एडिशन ऑफ द कारवां. उससे बेटर स्टोरीज जर्नलिज्म के कहाँ मिलेगा. सेकंड, देयर इज दिस बुक जो मैंने, somebody recommended it to me and I've just kept it here. This is very beautiful book by a clinical psychologist, Dr. Nicole Lepera. A friend had recommended it to me. This is how to do the work. So this is to recognize your patterns and heal from your past. And basically, she realized कि जो traditional clinical psychology है वो काम नहीं करती है. You need to take into account your physical aspects also, your spiritual, your mental aspects also. फिर ही वो काम करती है. मतलब there is no one solution for everybody. So I think I've just started this book and I'm really liking it. Wow. हम लोगों को तो पढ़ना चाहिए. सुनील, आपका रिकमेंडेशन? मैं तो दरवेश तो कोई किताब नहीं पढ़ा हूँ मैं, लेकिन कुछ फिल्में देखा हूँ, तो उसमें एक मुझे अमोल पालेकर की रजनीगंधा बड़ी प्यारी लगी थी. अच्छा. तो क्योंकि दिल्ली पे वो फिल्म थी, दिल्ली बेस्ड फिल्म थी, और जो है मन्नू भंडारी के उपन्यास पे बनी हुई फिल्म थी. तो थोड़ा कि उस समय का आम जीवन कैसा था, मुझे लगता है कि मोबेस आज का भी आम जीवन वैसा ही है. अच्छा. तो शायद मुझे लग रहा है कि वो फिल्म देख लेनी चाहिए. और रिफ्रेशिंग है, बहुत बहुत रिफ्रेशिंग है वो. अच्छा, तो मैं भी देखूंगी. बट मेरा रिकमेंडेशन आप लोगों के कंपैरिजन में काफ़ी लाइट है और बहुत लेट भी है. वो है लाइक क्योंकि मैंने कल रात को देखा, वो है लापता लेडीज. तो आई डोंट नो अगर आप में से किसी ने देखा है वो मूवी अभी तक. मैंने नहीं देखा, मुझे देखना है अभी. हाँ, मैं ऐसे थी जब आया था ट्रेलर, मुझे लगा अरे वैसा सही होगा कि वो होगा. बट इट्स अ गुड मूवी. इट्स लाइक जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, आई थिंक एक बार देख सकते हैं. Me included. लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछना भूल गई थी. प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, किसको रायबरेली आपको लगता है ज़्यादा सूट कर रहा था? देखिए, एक चीज़ रही है कि पिछले कई सालों से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, बिल्कुल, और प्रभारी वो रही है कांग्रेस की, और बहुत अच्छे रिजल्ट वो नहीं दे पाई है. देखिए, प्रियंका की भी और राहुल गांधी की एक प्रॉब्लम है कि उन दोनों को संगठन नहीं आता. हम ये बात बहुत क्लियर कह सकते हैं कि उन दोनों को संगठन एकदम नहीं आता है.
वो प्रियंका जी वायनाड रहे या राहुल जी रहे, उन दोनों को अगर संगठन सीख लेना चाहिए। पहली चीज़ तो यही है कि अगर वो संगठन नहीं सीखेंगे तो कांग्रेस का अब भी जो हाल है वो थोड़ा ऐसा नहीं है कि बहुत बेटर हो गया, अगली बार वो और थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें संगठन में कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, क्या संगठन की भूमिका होती है, किस तरह संगठन काम करता है, इस बात पे राहुल जी का कोई ध्यान नहीं। अगर होता तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं देते। तो मेरा तो यही रहेगा कि वो, तो आपकी नजर में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा भी कॉन्स्टिट्यूएंसी राहुल गांधी ने चुना होता? ये राहुल जी ने क्या चुना और प्रियंका जी क्या चुनेगी, इससे कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। उन्हें संगठन आना चाहिए, अगर वो नहीं आया तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो संगठन सीखना उनके लिए मस्ट चीज है। ओके, क्योंकि आप परिवार में पैदा हुए हैं, संगठन तो आपको सीखना ही होगा, करना आना ही होगा। अगर क्योंकि किसी भी पार्टी की स्ट्रेंथ अगर होगी तो संगठन ही होगी। अगर बीजेपी इतनी मजबूती से इस चुनाव को लड़ पाई है तो वो संगठन की बदौलत लड़ पाई है। बट ये भी तो कहा जाता ना कि हर प्राइम मिनिस्टर यूपी से निकल के 14 में से 8 प्राइम मिनिस्टर्स यूपी से आए हैं, और 2014 में भी मोदी ने गुजरात छोड़ के वाराणसी को अडॉप्ट किया। आज भी देखिए वो एकदम से वाराणसी गए। बात तो हम लोग मतलब अगर आपको फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे देखते हैं तो आप यूपी नहीं छोड़ सकते। नहीं, वो बात तुम कर रहे थे ना कि बीजेपी की जब सरकारें बनी है 40 के पार ही सीटें गई हैं। वो अटल जी की भी सरकारों में उतनी सीटें गई हैं, किसी भी में वो गई हैं। तो वो नहीं, किसी नहीं, मनमोहन सिंह की सरकारों में वो 20 सीटें थी या 10 सीटें थी, वो कम थी बीजेपी के लिए। लेकिन आपको संगठन तो करना पड़ेगा कि आप उत्तर प्रदेश में रहिए या मत रहिए। अगर आप रहिए अमेठी, क्योंकि वो तो पहले भी अमेठी में थे ना, 14 में भी थे, 19 में वो खुद इलेक्शन हार गए। तो ये उनके खुद के संगठन की कमी है कि कई सारी चीजें हैं कि वो उनको नहीं आता है। उन्हें पॉलिटिक्स में हो सकता है वो भाषण अच्छा कर लेते हैं, इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, या उनके इर्द गिर्द वैसे लोग हो सकते हैं कि जो उनको वो सारी की सारी चीज़ें सिखा रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें आपको बिल्डअप करनी होती है। जैसे कांसीराम बहुत अच्छा, आप ऐसे सुनेंगे तो बहुत ऐसा नहीं भाषण देते थे कि अट्रैक्टिव कर लेते थे, या मुलायम सिंह यादव कोई ऐसा नहीं, लेकिन उन दोनों को संगठन करना आता था। तो वो उनको सीखना चाहिए, और वो दोनों को सीखना चाहिए। अगर उनको बीजेपी जैसी पार्टी को या नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोगों को अगर चुनौती देनी है तो ये तो उनको आना चाहिए। मतलब वो बार बार एक चीज भी है कि राहुल जी जितना संघ के बारे में बोलते हैं तो उसको वो सीखना भी चाहिए। Ending on a very important note, and as you know, News Laundry is totally ad-free and totally dependent on subscribers. But along with News Laundry, you can follow other independent platforms also, like The Caravan. Like, I think it's one of the only media organization which produces such in-depth reportage, and so you should follow them also. And with that, this podcast is adjourned. Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.